क्राइम से जुड़ी कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए आज सुनते हैं एक और क्राइम से जुड़ी मशहूर कहानी जिसका नाम है कातिल मोबाइल, जो कि एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं कहानी। तेजपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर बीसापुर नाम का गांव था, जहां रघुवीर शास्त्री का परिवार रहता था। परिवार क्या, पति पत्नी और सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम अमन शास्त्री था। अमन इस वर्ष कक्षा 12वीं में था। पिता रघुवीर और माता सावित्री को अपने पुत्र अमन से बहुत उम्मीद थी। वह दिन रात ठाकुर के खेत में इसलिए तो मेहनत करते थे ताकि उनका बेटा अमन पढ़ लिख सके और भविष्य में एक अच्छा इंसान बनकर बड़ा आदमी बन जाए और अपने माता पिता के सारे दुख दर्द दूर कर दे। रघुवीर शास्त्री सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और सावित्री के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। परंतु पढ़े लिखे लोगों के घर में काम करते करते उनके मन में यह ललक जागृत हो गई थी कि वह अपने इकलौते बेटे अमन को खूब पढ़ाएंगे और उसे जरूर सफल बनाएंगे। अमन बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब सो भी जाओ, बाकी की पढ़ाई कल कर लेना। माता सावित्री अपने बेटे अमन से बोली। नहीं अम्मा, मेरी कल से तिमाही परीक्षा होना है, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। अमन अपने कर्तव्य को भली भांति जानता था कि उसे कितनी मेहनत करके उसके माता पिता पढ़ा रहे हैं और मुझे उनकी एक एक दुविधा को पढ़ाई में सफल होकर पूर्ण रूप से समाप्त करना है। माता पिता अपने बेटे से बहुत प्रसन्न थे, हो भी क्यों न, उनका बेटा उनकी उम्मीद पर पूर्ण रूप से खरा उतरता जो दिख रहा था। अमन की अम्मा, देखा तुमने, हमारा बेटा अभी भी पढ़ रहा है। अरे आप भी अभी तक सोए नहीं, कैसे सोता? मैं जब अमन को पढ़ते देखता हूँ तो मेरी भूख प्यास नींद चैन दुख दर्द सब कुछ मैं अपने आप भूल जाता हूँ। बिल्कुल सही बोले अमन के बापू, हमारा बेटा हमारी मेहनत का हमें ज़रूर फल देगा। बस हमें और ज़्यादा मेहनत करना है ताकि उसे कोई कमी ना हो सके। अजी कितनी मेहनत करोगे, अपनी हालत कभी देखी है? सूख कर कांटा बन गए हो। ऐसा ना हो तुम बीमार पड़ जाओ, कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या अकेली अपने बेटे को पढ़ा सकूंगी? अरे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, चुपचाप सो जाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। एक दिन अमन के स्कूल में ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा कार्तिक एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आया। गांव के स्कूल के लिए यह सबसे अलग एहसास था। विक्रम सिंह अमन का मित्र था, क्योंकि अमन ही कक्षा में एक ऐसा छात्र था जो सबसे होशियार और होनहार था। आज कक्षा में कक्षा अध्यापक ने मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई को आसान करने के तरीके बतलाए। कैसे मोबाइल में हम एक वीडियो को चाहे कितनी ही बार देखें, जब तक आप वह विषय पूर्ण रूप से समझ नहीं लेते। अमन को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई करने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। उसने यह बात समझ ली कि वह अगर मोबाइल से इस पूरे वर्ष भर पढ़ लेगा तो यकीन माने वह पूरे जिले नहीं अपने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा। चूंकि कार्तिक और अमन दोनों मित्र थे,
तो अब प्रतिदिवस अमन और कार्तिक स्कूल में बैठकर मोबाइल से पढ़ाई करते। शिक्षक भी प्रसन्न थे कि उनके होनहार छात्र की पढ़ाई में एक और सहायक मोबाइल के रूप में जुड़ चुका था। साला की छुट्टी हो जाने के बाद जब अमन घर लौट आता तो उसे अब घर में सिर्फ किताबों और कापियों से पढ़ाई करना कुछ नीरस सा लगता था। वह स्कूल लगने की प्रतीक्षा करता। अब धीरे धीरे घर पर अकेला रहकर पढ़ाई करने का उसका मन नहीं लगने लगा। वह हर समय यही सोचता कि कैसे मोबाइल को हासिल करे और अपनी सारी पढ़ाई का समय मोबाइल के साथ बिताए। परंतु वह इस बात को भी जानता था कि मोबाइल खरीद पाना अभी उसके माता पिता के सामर्थ्य में नहीं है। इसलिए कभी वह अपने माता पिता से इस बात की चर्चा चाहकर भी नहीं कर सकता था। इधर अमन के माता पिता इस बात को कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा कुछ उदास सा रहता है। परंतु वह इस विषय पर अमन से पूछते तो अमन कहता, ऐसी तो कोई बात नहीं। परंतु माता पिता अमन के अंदर आए इस बदलाव के बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। अमन की अम्मा, हमारे बेटे को क्या परेशानी है? मैं कुछ दिनों से देखता हूँ उसके बर्ताव और रहन सहन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। परंतु मैं आज उससे जब वह घर आएगा तब इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि अब तो उसका खान पान भी कुछ कम सा हो गया है। ठीक है, आज हम दोनों उससे जानकर ही रहेंगे कि आखिर किस बात की वजह से वह इतना परेशान रहता है। आज स्कूल से अमन घर आया तो कुछ ज़्यादा ही उदास था, क्योंकि आज उसकी कक्षा के 2 छात्रों ने मोबाइल खरीद लिया था और वे बच्चे अब उसकी सोच में ऐसे लग रहे थे मानो वह पढ़ाई में कहीं उससे आगे न निकल जाए। हमेशा शीर्ष पर बने रहने की लत भी एक मानसिक बीमारी का एहसास होता है, जो वर्तमान समय में बच्चों को होने वाली सबसे बड़ी लत होती है, जिसके जिम्मेदार भी वर्तमान समाज के माता पिता कहीं न कहीं स्वयं होते हैं, जो अपने बच्चों में हमेशा शीर्ष पर रहने की हिदायत हर पल उन्हें देते रहते हैं। शाम के वक्त जब अमन और उसके माता पिता खाना खाने बैठे तो दोनों माता पिता इसी अवसर की तलाश में थे कि वह अमन से उसके मन का हाल आज जानकर ही रहेंगे। एक बार का थाली का भोजन खत्म करने के बाद जैसे ही अमन ने और खाना लेने से इनकार किया तो माँ बोल पड़ी, बेटा, क्या चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है, जो तुम हम लोगों से कह नहीं पा रहा है? हम तेरे माता पिता हैं। हम तेरे चेहरे के भावों को पढ़कर तेरे मन की बातें जान लेते हैं। तू क्या छुपा रहा है हमसे? हमें समझ नहीं आ रहा है क्या? देख बेटा, अब तू ही नहीं खाएगा तो मुझे भी भूख नहीं है। ऐसा कहकर अमन के पिता ने भी भोजन नहीं लिया। आज अमन मानसिक रूप से बहुत उलझ चुका था। उसने अपने आँखों में आंसू लाते हुए अपने माता पिता की ओर देखा। अपने होनहार पुत्र की आंखों में आंसू देखकर माता पिता के मानो सारे संसार में आग लग गई। माता पिता दुनिया की सारी दुविधा देख सकते हैं, परंतु अपने बेटा बेटी की आंखों में आंसू वे कभी नहीं देख सकते। अपने बच्चों की खुशी के लिए
वे दुनिया की हर दुविधा पार करने हमेशा तैयार रहते हैं। वास्तव में माता पिता बच्चों के सच्चे भगवान होते हैं, जो बच्चों के अरमानों को बच्चों के चेहरे से ही पढ़कर पूरा कर लेते हैं। और फिर अमन जैसे होनहार बेटे के लिए तो माँ बाप क्या भला कुछ नहीं कर सकते। बोलो बेटा, क्या बात है? ऐसी कौन सी दुविधा में पड़े हो जिसकी वजह से तुमने अपने पूरे व्यवहार को बदल डाला है? आज बोल दे बेटा, अपने अंदर कोई बात मत रख। हम तेरे खुशी के लिए हर वो काम करेंगे जिससे तेरा भला हो, बस तू बोल तो सही। अब अमन ने अपने मन में कुछ साहस किया और बोला, पिताजी, माताजी, मैं आपकी इच्छा के अनुरूप पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं आपको दिए गए वादे के अनुसार इस साल भी प्रथम आने की तैयारी कर रहा था, परंतु मुझे अब नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते? क्या कोई परेशानी आ गई है? क्या तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या बात है? तू हमें साफ साफ बता। आखिर कौन सी बात ने तुझे इतना परेशान किया है? बात तो है, परंतु मैं ये जानता हूँ कि हम लोग उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए जाने दीजिए। अब मैं खुद ही इस समस्या से लड़कर अपने आप इस समस्या को ठीक कर दूंगा। बेटा, बात अब इस मुद्दे पर आ गई है तो माता पिता दोनों ने अमन का हाथ पकड़कर कहा, अब तो बेटा बोल भी दे, क्या बात है? मत छुपा हमसे बेटा। अब अमन ने अपने माता पिता को बताना ही उचित समझा। पिताजी, माताजी, आपने मोबाइल का नाम सुना है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम एक दूसरे से बात तो कर ही सकते हैं, साथ ही इसमें इतनी अच्छी सुविधा हो चुकी है कि पढ़ाई से जुड़ी सारी जानकारियाँ जब चाहे तब देख सकते हैं, जिससे पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। हमारी कक्षा के 3 बच्चों के पास मोबाइल आ चुका है, उससे वे तीनों पढ़ाई करते हैं। इसी वजह से तिमाही परीक्षा के बाद वाले क्लास टेस्ट में उन तीनों के नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए। मैं अब पता क्यों नहीं उनसे कम नंबर ला रहा हूँ। हो सकता है मोबाइल से वह कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे वह मुझसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। पहले ठाकुर साहब के बेटे विक्रम के मोबाइल से मैं कुछ नई चीज़ें सीख लेता था, परंतु अब वह उन दोनों के साथ ही रहता है जिनके पास मोबाइल है। उन तीनों की चौकड़ी अलग ही जमी रहती है और अब वह मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं, तो मैं भी उनसे बात नहीं करता। पर अब वे तीनों स्कूल के खाली समय में, स्कूल के बाद भी एक साथ रहते हैं। न जाने इतनी पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। अमन के माता पिता अमन की बातें बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे। बेटा, तो यह बात है? ऐसा दोनों माता पिता एक साथ बोल उठे। पढ़ाई के लिए मोबाइल इतना आवश्यक है तो हम ज़रूर तुम्हारे लिए इसका बंदोबस्त कर देंगे, पर तुम्हें यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। बेवजह हमारा बेटा उन लड़कों से पिछड़ता गया। यह बोलकर माता पिता दोनों हंसने लगे। अमन को अपने माता पिता का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा और वह बोल पड़ा, क्या आप लोगों के पास इतने पैसे हैं कि मोबाइल फ़ोन आप लोग मेरे लिए खरीद सकते हो? अरे बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं और हम दूर की सोचते हैं। हमें पता था जब तुम बड़ी कक्षा में पढ़ाई करोगे तुम्हें ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी,
इसलिए हमने पहले से ही इसका बंदोबस्त कर रखा है। बस तुम बोलो कितने का मोबाइल आता है, और आने वाले इतवार के दिन तुम और मैं शहर जाएंगे और मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाएंगे। बस इतना भर बता दो कि वह फ़ोन कितने में आएगा। अब अमन खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि अब उसे अपनी समस्या का समाधान जो मिल गया था। उसे पहले मालूम होता कि उसकी यह समस्या इतनी आसानी से सुलझने वाली है तो वह शुरुआत में ही यह बात अपने माता पिता को समझा देता और यह समस्या कब की हल हो गई होती। खैर, अब उसने प्रसन्नता से अपने सारे काम करने शुरू किए, क्योंकि अब उसे पता था कि रविवार को उसे मोबाइल मिलने वाला है। क्योंकि आज तक जब भी उसके माता पिता ने जो भी चीज़ उसे दिलवाने की बात कही, वह सब माँ पिताजी ने उसे उसी निर्धारित समय पर दिया जो उन्होंने बोला था। अब रघुवीर और सावित्री के लिए परीक्षा की घड़ी थी। रघुवीर ने भावनाओं में बहकर अपने पुत्र अमन से वादा तो कर लिया, परंतु अब उसे पूरा कैसे करे, यह उसके लिए बड़ी चुनौती थी। अमन के बापू, तुमने मोबाइल को दिलाने का वादा तो कर लिया है, परंतु पता भी है मोबाइल कम से कम 8,000 रुपयों में आता है, और अभी इतने रुपयों का बंदोबस्त तुम कहाँ से कर लोगे? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी। मुझे ठाकुर साहब के यहाँ खेत पर काम करने के 80 रुपये नहीं, पूरे 120 रुपये मिलते हैं, और मैंने ठाकुर साहब के कहने पर सिर्फ तुम लोगों को 80 रुपये ही बताए। मेरे 40 रुपये ठाकुर साहब अपने पास जमा रख लेते हैं। मुझे उन्होंने 4 दिन पहले ही बताया कि रघुवीर, अब तेरी बचत की राशि 10,000 रुपये हो चुकी है। मैं कल ही ठाकुर साहब से 8,000 रुपये लेता आऊँगा और इतवार के दिवस मेरे प्यारे बेटे की सारी समस्या सुलझा दूंगा। वाह अमन के बापू, आज मैं मान गई। कहते हैं एक माँ ही अपने बच्चों के लिए सारे दुख दर्द सहती है, परंतु पिता का त्याग भी माँ से कोई कम नहीं होता। मैं देखती हूँ तुम्हारे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, फिर भी तुमने कभी अपने लिए कोई कपड़ों की हसरत नहीं की, और बेटे के कहने पर अपनी सारी बचत उसके पढ़ने में लगा रहे हो। अरे पगली, मैं जो मेहनत मजूरी कर रहा हूँ वो सब हमारे अमन के अच्छे भविष्य के लिए तो कर रहा हूँ। देखना, जब मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तब हमें किस चीज़ की कमी होगी। अब बस सो जाओ, देखती नहीं अमन अभी भी कितना खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा है। हमारी सच्ची कामना प्रकृति जरूर पूर्ण करेगी, बस हमें अपने पुत्र के साथ अंतिम पड़ाव तक खड़े रहना है। इतवार के दिन अमन और उसके पिता अपने गांव के पास के नज़दीकी शहर तेजपुर से एक 8,000 रुपये का एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर लाते हैं। जिस दिन अमन ने मोबाइल खरीद कर लाया, मानो वह अपनी अधूरी पढ़ाई का पूरा हिस्सा आज ही करना चाहता था। उसने सारी रात उस मोबाइल पर पढ़ाई की। दूसरे दिन वह मोबाइल लेकर स्कूल पहुंचा तो उसके अंदाज ही अलग थे। अब तक कक्षा में 5 मोबाइल आ चुके थे। अमन का नंबर 6 था। स्वाभाविक तौर पर अमन भी अब उन 5 मोबाइल वाले बच्चों की टोली का सदस्य बन चुका था। ये 6 लड़के अब सारी कक्षा में सबसे अलग हो चुके थे। जब भी इन्हें खाली समय मिलता, सारे के सारे
एक अलग जगह में चले जाते और अपने अपने मोबाइल को पकड़कर नई नई चीज़ें सीखते रहते। आज 6 दोस्तों की टोली के एक सदस्य ने एक नई ही चीज़ सबको बताई, जो मोबाइल का आज पर्याय बन चुकी है। जी हाँ, फेसबुक। उसने बताया, फेसबुक हम अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर फेसबुक में हम अपनी आईडी बना लेते हैं तो फेसबुक से जुड़े तमाम लोग हम मित्र बना सकते हैं और उन समस्त लोगों की विशेषताओं को जानकर अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। अब बाकी 5 दोस्तों ने भी फेसबुक में अपना अपना अकाउंट बनाया। यह सब उनके लिए एक नया अनुभव था। अब सारे दोस्त फेसबुक पर अपने पसंद के मनोरंजन के कार्यक्रम भी देखने लगे। कोई फिल्म देखता, कोई नए गाने, और दूसरे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता और इंतज़ार करता कि किन किन लोगों ने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की है। अमन भी इन लोगों से अछूता नहीं था। उसे भी अब फेसबुक पर गतिविधि करने में रुचि जागृत हो गई थी। वह भी अब फेसबुक पर नए नए दोस्तों की खोज में लगा रहता। जैसा कि सोशल मीडिया छात्र जीवन को बहुत प्रभावित करती है और पूर्ण रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है, धीरे धीरे अमन भी अब पूर्ण रूप से सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुका था। अब उसका अधिकांश समय मोबाइल पर गुजरता। उसे अब खाने पीने की भी सूध नहीं रहती थी। जैसे किसी अबोध बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना मिल जाने पर वह उसी में खोया रहता है, ठीक वैसा ही हाल इस समय अमन का था। अनपढ़ माता पिता को लगता था कि उनका बेटा मोबाइल में दिन रात पढ़ाई कर रहा है, परंतु वह अमन की पढ़ाई नहीं, उसके जीवन का सबसे खतरनाक समय चल रहा था। छात्र जीवन में सोशल मीडिया का साथ वैसे ही हानिकारक होता है जैसे कम उम्र में नशे की लत। नशा तो फिर भी हमें सिर्फ शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों से परेशान करता है, परंतु सोशल मीडिया की बुरी लत हमें उस गर्त तक ढकेलती है जिसका अंजाम एक भयानक परिणाम ही होता है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक का छात्र जीवन एक नवीन आयाम को गढ़ने वाला समय होता है। इस उम्र में कोई भी बालक या बालिका अपने आचरण में शिष्टता, अपने व्यवहार में शालीनता और बाहरी दुनिया की चकाचौंध से दूर रहते हैं तो उनके जीवन की सफलता का परिणाम 100% तय हो जाता है। हमारा समाज आधुनिक समय में फिल्मों की ओर अपना विशेष आकर्षण रखता है। खास तौर पर युवा वर्ग उस आकर्षण में अपने आप को देखते हैं और उस सुखद अलौकिक संसार में अपने आप को स्थापित करके जीवन के सपने बुनने लगते हैं। भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि इसका मूल केंद्र बिंदु नायक नायिका के इर्द गिर्द ही घूमता है, जिसमें जीवन की सार्थकता सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के मिलन तक ही दिखलाई जाती है और इसका सीधा सीधा असर हमारे समाज की पीढ़ी पर पड़ता है, जो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए बस तैयार ही हो रही होती है। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी उम्र के उस पड़ाव से गुजरते हैं जिसमें उनके शारीरिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। उनकी सोचने समझने की क्षमता सिर्फ ऐसे स्तर पर होती है कि अब उनकी ज्ञान की पिपासा को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम आधुनिक समय में सिर्फ सोशल मीडिया ही दिखता है। अमन भी वर्तमान में उसी दौर से गुजर रहा था। एक दिन उसे
फेसबुक पर रानी नाम की एक लड़की के द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट का मैसेज दिखा। अमन ने तुरंत उस मैसेज को एक्सेप्ट किया। अब रानी और अमन की फेसबुक पर बातें होने लगी। रानी का प्रोफाइल पिक्चर एक सुंदर लड़की का था, जिसे देखकर कोई भी उसे अपनी फ्रेंड बनाने के लिए इच्छा दिखाई देता। अमन यह अवसर को अपने जीवन का सबसे अनमोल पल समझ रहा था। अब रानी और अमन एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके थे। दोनों की बातें अब फेसबुक के साथ साथ फ़ोन पर भी होने लगी थी। अमन अब पूरी तरह से पढ़ाई से दूर हो गया था। अब उसे हर पल सिर्फ और सिर्फ रानी का ही ख्याल रहता। एक दिन की बात है, दोनों मोबाइल पर वीडियो कॉल में लगे थे। उस दिन रानी और अमन ने अपने जीवन की वो सारी हदें पार कर दी जो दोनों को वीडियो कॉल में नहीं करना था। आज अमन इतना खुश था मानो उससे इस संसार का सबसे अलौकिक सुख प्राप्त हो गया। दिन बीतते गए। ऐसे सिलसिले अब अमन के साथ कई बार हो चुके थे। एक दिन रात के करीब 11 बजे होंगे, अमन के मोबाइल पर एक फ़ोन आया। हेलो अमन, जी हाँ बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी तुम्हारे फ़ोन पर कुछ वीडियो और फोटो भेजे हैं, इसे देखो और मुझे फ़ोन करो। कैसी वीडियो? यह बात अमन पूछ ही रहा था कि फ़ोन कट गया। अमन ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया तो वह वीडियो और फोटो देखकर पूरी तरह से घबरा गया। वही आपत्तिजनक फोटो और वीडियो थे जो कुछ दिन पहले उसने रानी से बात करते समय गतिविधि की थी। वह सारे पिक्चर और फोटो अब उसके मोबाइल में दिख रहे थे। अमन यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने पर दूसरी ओर से आवाज़ आई। अमन, जी हाँ बोल रहा हूँ। तुमने वीडियो और फोटो तो देख ही लिए हो। अब मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने जो लिंक उन फोटो के नीचे भेजी है उसे क्लिक करो और अपना आधार नंबर उसमें भरो। पर क्यों? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी फ़ोटो और वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दूँगा। अब सोचो मत, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अमन ने वैसा ही किया। अमन की छात्रवृत्ति के 3000 रुपये जो उसके खाते में थे, वे सारे रुपए एक पल ही में पता नहीं कहाँ चले गए। आज पूरी रात अमन को नींद नहीं आई। उसके मन में घबराहट हो रही थी। उसके मन में बार बार अपने प्रति क्रोध आ रहा था कि यह किस जंजाल में वह फंस गया। मुझे मेरे माता पिता किस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं और मैं किस जाल में फंस गया हूँ। दूसरे दिन दोपहर को 2 बजे अमन को फिर एक फ़ोन आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है, तुम आज अपने खाते में कैसे भी करके 4000 रुपये डालो और मैंने जो लिंक तुम्हें भेजी है वह रुपये डालते ही क्लिक करो, नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बात तो सुनो। अमन ऐसा कह ही रहा था कि फ़ोन का कनेक्शन कट गया। अब अमन अकेले में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे अपनी समस्या कहे और क्या करे। समय तेजी से चलता जा रहा था और अमन का दिल बैठा जा रहा था। मुख्य परीक्षाओं का समय भी बस नज़दीक आ चुका था। अमन को परीक्षा की कोई चिंता नहीं थी। वह तो किसी भी हालत से
बस इस समस्या से छुटकारा पाना चाह रहा था। वह अपने माता पिता से किस मुंह से यह बात कहे। वह कुछ भी इस विषय में चाह कर भी नहीं कर पा रहा था। अब रात के 8 बजे फिर अमन को फ़ोन आया और फिर वही बात। उस फ़ोन करने वाले ने बोली कि इस लिंक को क्लिक करो, तुमने अगर रुपए नहीं डाले तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। अमन ने उस रात खाना भी नहीं खाया और अपनी सोने वाली जगह वह चला गया। अमन का कमरा उसके माता पिता के कमरे से बस कुछ ही दूरी पर था। अमन के माता पिता ने अमन को पढ़ने में कोई दुविधा न हो, इसलिए एक छोटा सा कमरा अलग ही बनाया था। माँ बाप को पता था कि अमन देर रात तक पढ़कर फिर खाना खाकर सो जाता है, इसलिए वो निश्चिंत होकर सो गए। अमन के माता पिता सुबह जल्दी ही जाग जाते थे। आज भी वे जल्दी ही उठ गए। उनको हमेशा की तरह यह ध्यान रहा कि रात में अमन देर रात तक पढ़ाई कर रहा होगा, इसलिए आज अभी तक नहीं उठा। माता पिता दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। अरे अमन के बापू, जरा अमन को उठा तो दो। क्या रात भर परीक्षा के लिए तैयारी किया तो क्या सुबह नहीं उठेगा क्या? अरे सोने दो, रात में देर रात तक पढ़ाई किया होगा, अब उसे उठाने में और परेशानी होगी। परीक्षाएं नज़दीक है, रात में अच्छा समय होता है, इसलिए देर रात तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। तुम्हें क्या समझता है? अरे सुबह के 8 बज गए, अब उठा भी दो। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। जैसे ही रघुवीर अमन के कमरे के पास पहुँचा और उसने अंदर झाँका तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसका प्राणों से प्यारा बेटा अमन फांसी के फंदे पर झूल चुका था। रघुवीर ने ज़ोर ज़ोर से रोना और चीखना प्रारंभ कर दिया। अब गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अमन को आनन फानन में फंदे से नीचे उतारा गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब गहनता से जांच की तो अमन की पुस्तक में एक उसके हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि कैसे वह फेसबुक के माध्यम से रानी नाम की लड़की से जुड़ा और रानी ने कैसे उसे धोखा देकर लूट डाला। अब मैं और पैसे नहीं दे सकता था और न ही अपनी इज्जत उछलते देख सकता था, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अब पुलिस ने अमन के फ़ोन को खंगाला तो उन्हें यह बात साफ स्पष्ट हो गई कि यह एक सोची समझी लूट है, जिसमें एक पूरा गिरोह कार्य करता है। गिरोह कम उम्र के बच्चों को इस जाल में फंसाता है, जो मोबाइल का उपयोग करते हैं, फिर उन्हें डरा धमका कर लूटते हैं। उन्हीं गिरोह का जाल आज अमन तक आ गया था और आज अमन उनका शिकार हो चुका था। मेरा इस कहानी के माध्यम से आज पूरे विश्व के समाज को संदेश देने का यही मतलब है कि वर्तमान में ठगी के नए नए तरीके ठगों ने अपना लिए हैं। आप सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है, वरना यह सोशल मीडिया इतना भयंकर परिणाम जीवन को दे सकती है जिसका अनुमान हम नहीं कर सकते। मेरा विश्व के तमाम बच्चों से यही अनुरोध है कि सोशल मीडिया का प्रयोग सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी सार्थकता के लिए करें, अन्य आवश्यक चीज़ों में अपना मन नहीं लगाए, वरना न जाने कितने अमन और अमन के जैसों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, यह कहानी कातिल मोबाइल आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। अंत में मैं बस यही कहूँगा, रखें अपना और अपनों का ख्याल ताकि ज़िंदगी हमेशा रहे खुशहाल। इसी वादे के साथ दीजिए इजाज़त अपने मित्र आशीष को। पुनः मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।